हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे BHU BCom एंट्रेंस 2012 का पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक डिस्कस कर चुके थे। अगर आप लोग वो पार्ट नहीं देखे होंगे तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आप देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर देखिए 31, निम्नांकित में से कौन लेखांकन का उद्देश्य नहीं है? क्रमबद्ध लेखे रखना, लाभप्रद विनियोग करना, लाभ या हानि की गणना करना, वित्तीय स्थिति जानना। तो लेखांकन का जो उद्देश्य नहीं है वो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2, लाभप्रद विनियोग करना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था है प्रारंभिक लेखा, खतौनी, वर्गीकरण, तलपट। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होगा कि दोहरा लेखा प्रणाली की जो प्रथम अवस्था है वो क्या होता है? ओरिजिनल रिकॉर्ड्स अर्थात प्रारंभिक लेखा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33, एक से अधिक नाम एवं जमा करने की प्रविष्टि को क्या कहते हैं? अर्थात ये पूछा गया है कि जब एक डेबिट हो और एक से ज़्यादा क्रेडिट हो, या फिर एक से ज़्यादा डेबिट हो और एक क्रेडिट हो, तो इसको हम लोग कौन सी प्रविष्टि कहते हैं? तो ऐसी प्रविष्टि को हम लोग क्या कहा जाता है? कंपाउंड एंट्री, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? आग से होने वाली हानि डैश के अंतर्गत आता है? वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, उच्चंत खाता, नाममात्र खाता। तो आग से होने वाली हानि जो होती है वो हमारा नाममात्र खाता होता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35, रोज नामचे की प्रविष्टि डैश में नहीं किया जाता। मतलब ये पूछा गया है दलाली, व्यापारिक बट्टा, खुदरा खर्च, नगद बट्टा, इन चारों में से किसका लेखा हम लोग जो है जर्नल एंट्री में नहीं करते हैं? तो बताइए किसका लेखा नहीं करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36, नाममात्र खाते की नाम शेष इंगित करता है, अर्थात नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या बताता है? तो नॉमिनल अकाउंट के जो डेबिट बैलेंस होता है वो एक्सपेंसेस और लॉस को बताता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा है? पढ़ते हैं हम लोग। विक्रय वापसी पुस्तक को और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रय वापसी पुस्तक को हम लोग रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, 38 को डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन और आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पूछ दे अगर एग्जाम में कि क्रय वापसी, क्या पूछ दे? क्रय वापसी पुस्तक को और किस नाम से जानते हैं? तो नोट कर लीजिएगा, क्रय वापसी पुस्तक को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है, अर्थात निर्गत वापसी पुस्तक। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सहायक बहियों से खाता बही में प्रविष्टि को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रोज नामचाकरण, हस्तांतरण, खतौनी, शेष निकालना। तो इसको हम लोग खतौनी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या लिखता है। तलपट से के कोई अंतर को अवश्य प्रविष्टि होनी चाहिए। बोला गया है जब हम लोग तलपट बनाते हैं और किसी रीजन से हमारा ट्रायल बैलेंस अगर टैली ना हो तो उसको टैली कैसे किया जाता है? तो जो भी डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम लोग किस अकाउंट में दिखाते हैं, ये पूछा गया है। कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं या सस्पेंस अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में कि ड्राइंग अकाउंट में? तो जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम लोग सस्पेंस अकाउंट में दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40, अंतिम खाता है, खाता है या लेखा है या विवरण है कि खाता एवं विवरण दोनों है? तो जरा बताएंगे कि अंतिम खाता जो होता है वो क्या होता है? खाता एवं विवरण, ऑप्शन नंबर 4। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि समझिएगा फाइनल अकाउंट में हमारा क्या क्या चीज़ें होता है। एक तो हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक हमारा होता है PL अकाउंट, और तीसरा हमारा होता है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग PL जो होता है ये हमारा अकाउंट होता है, ठीक है ना, और बैलेंस शीट जो होता है वो हमारा क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। इसीलिए फाइनल अकाउंट भी क्या हो जाएगा हमारा? अकाउंट एंड स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या लिखता है। व्यापारिक खाता में नाम के आधिक्य को क्या कहते हैं? शुद्ध हानि, शुद्ध लाभ, शकल हानि, शकल लाभ। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस अगर आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या पूछ रहा था।
क्वेश्चन नंबर 42, तलपट में प्रदर्शित उच्चंत खाते को दिखाया जाएगा। मतलब अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था ना कि अगर तलपट टैली नहीं होता है तो हम लोग किस अकाउंट में ले जाते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। तो अब ये पूछा गया कि जो सस्पेंस अकाउंट तलपट में अगर लिखे रहते हैं हम लोग, तो उसको फाइनल अकाउंट बनाते समय उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, या बैलेंस शीट में, या लेजर अकाउंट। तो बताइए जरा इन चारों में से कौन सा हो सकता है। तो जो सस्पेंस अकाउंट होता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में ले जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 43, स्थिर संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय इससे जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन रीड करिए और बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 पूंजी बजटन। क्वेश्चन नंबर 44, 3 खाने वाले रोकड़ बही में डैश का लेखा किया जाता है, नगद छूट, व्यापारिक छूट, मौसमी छूट, ग्राहक छूट। तो इसमें हम लोग किसका लेखा करते हैं, नगद छूट, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45, किसी कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन इस शर्त पर अपहार पर किया जा सकता है कि ऐसे निर्गमन को इसके द्वारा स्वीकृति दी गई है, संचालक मंडल, कंपनी लॉ बोर्ड, भारत सरकार, कंपनी रजिस्ट्रार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कंपनी लॉ बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 46, प्रतिकूल शेष का अर्थ है, रोकड़ पुस्तक का नाम शेष, ये तो अनुकूल होता है, संपत्ति खाता का नाम शेष, ये भी अनुकूल होता है, पासबुक में जमा शेष, ये भी अनुकूल होता है, पासबुक में नाम शेष, तो यही आंसर है प्रतिकूल का, ऑप्शन नंबर 4। अगर इसी क्वेश्चन को आपको घुमा के दे दे कि अनुकूल शेष का अर्थ है और 3 ऑप्शन यही दे और चौथा ऑप्शन में बोल दे उपयुक्त सभी, तो आप क्या टिक करिएगा, उपयुक्त सभी पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, जब स्वीकर्ता दिवालिया में जाता है तो लेखक नाम करता है। मतलब ये बोला गया स्वीकर्ता अर्थात जो ड्रॉई होता है वो दिवालिया हो जाता है तो ड्रॉयर किसको डेबिट करता है। तो ड्रॉयर हमेशा और हमेशा किसको डेबिट करेगा, ड्रॉई को, अर्थात एक्सेप्टर अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48, यदि औसत भुगतान तिथि के पूर्व भुगतान किया जाता है तो देनदार को देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, तो इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा, ध्यान समझिएगा। आपको अगर बीचू एग्ज़ाम में एडमिशन चाहिए अर्थात बीचू एग्ज़ाम को क्वालिफाई अच्छे से करना है अच्छे मार्क्स से, तो आपको प्रीवियस कम से कम 10 साल का पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 साल के पेपर के लिए आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको 10 साल के पेपर किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा रीजन के साथ आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर से एग्ज़ाम देने से पहले आप 10 साल का पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। आइए अब 48 देखते हैं, अगर एवरेज ड्यू डेट से पहले ही अगर देनदार भुगतान करता है तो हमें देनदार को जो देना पड़ता है उससे क्या कहते हैं, रिबेट, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49, निर्माणी संस्था के संदर्भ में क्या लिखा है, निर्माणी संस्था के संदर्भ में निम्नांकित में से किसे इन्वेंट्री में शामिल नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है कच्चा माल, दूसरा ऑप्शन है मार्गस्थ माल, तीसरा ऑप्शन निर्माणाधीन कार्य, चौथा ऑप्शन है निर्मित माल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गुड्स इन ट्रांजिट। क्योंकि इन्वेंट्री में 3 चीज़ें आता है, एक रॉ मटेरियल आता है, एक वर्क इन प्रोग्रेस आता है और तीसरा क्या होता है, फिनिश गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी क्या कहलाती है। अर्थात किसी भी संपत्ति का यूज करने की वजह से या फिर समय बीतने की वजह से या फिर प्रचलन के बाहर हो जाने की वजह से, अर्थात किसी भी रीजन से अगर स्थायी संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उस कमी को हम लोग डिप्रिशिएशन बोलते हैं, हिंदी में ह्रास्य, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51, संयुक्त पूंजी कंपनी है, कृत्रिम व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, ट्रस्ट। तो संयुक्त पूंजी कंपनी कौन सा हो जाएगा, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। ये तो संयुक्त पूंजी कंपनी का डिफिनेशन में ही बोला गया और पहला विशेषता यही होता है, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में साझेदारी फर्म का संचालन इस अधिनियम से होता है। इस क्वेश्चन को भी आप मार्क करिए, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन सा अधिनियम है, साझेदारी अधिनियम 1932, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 53, किसी व्यावसायिक संगठन को शुरू करना आसान है, एकाकी व्यापार का, फर्म का, संयुक्त स्कंद प्रमंडल का कि सहकारी समिति का। तो सबसे आसान जो होता है वो एकाकी व्यापार को शुरू करना होता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 54, समता अंशधारी होते हैं कंपनी के ग्राहक, कंपनी के स्वामी,
कंपनी के लेनदार, कंपनी के देनदार। तो समता अंशधारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं, अर्थात कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंशधारी। इसलिए मालिकाना हक भी किनका होता है, समता अंशधारी का ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या लिखा है। निम्नांकित में से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है, ऐच्छिक संगठन, अस्थायी अस्तित्व, असीमित दायित्व, शारो मुद्रा। तो कंपनी की विशेषता नहीं है असीमित दायित्व, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर जो होते हैं जितना रुपए का शेयर खरीदे रहते हैं उनकी लाइबिलिटीज भी बस उतने ही रुपए तक होती है। ठीक है, तो इसलिए उनका दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 56, अंश पूंजी को कम करने के लिए किसकी अनुमति लेना आवश्यक है, केंद्र सरकार, न्यायालय, सेबी, कंपनी रजिस्ट्रार। तो किसका लेना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 2 न्यायालय का। क्वेश्चन नंबर 57, पट्टधृत संपत्ति पर हरास्य के आयोजन के लिए हरास्य की उपयुक्त विधि है। 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में बताइए कौन सी उपयुक्त विधि है। ऑप्शन नंबर 3 फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, अर्थात निश्चित प्रभाग विधि। क्वेश्चन नंबर 58, व्यवसाय की ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होगा यदि फर्म के अधिकांश ग्राहक इस प्रकृति के हों, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, शेर। तो शेर का स्वभाव का कोई ख्याति तो होता नहीं है, तो 3 ऑप्शन में से होना चाहिए, बिल्ली, कुत्ता, चूहा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्ली। क्वेश्चन नंबर 59, एक कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में निम्न पूंजी को कुल रकम में जोड़ा जाता है। तो दायित्व पक्ष में जो हम लोग जोड़ते हैं उस पूंजी को हम लोग क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल। ऑप्शन नंबर 4। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, कंपनी के समापन की स्थिति में कर्मचारी की भविष्य निधि के अंतर्गत देय राशि होगी सुरक्षित लेनदार, असुरक्षित लेनदार, पूर्वाधिकार लेनदार, अंशतः सुरक्षित लेनदार। तो कौन से कैटेगरी में आएगा, पूर्वाधिकार लेनदार। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।